हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना आपको, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना आपको, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये दर्पण है, ये जो बाहर निकला है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर राइट आंसर एक ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, जिस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना आपको, किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी अवतल। तो किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर बताना आपको, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वाहन के साइड मिरर के रूप में, बी चेहरा देखने के लिए, सी फोकस ज्ञात करने में, डी दाढ़ी बनाने में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहन के साइड मिरर रूप में होता है। इसे याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना आपको, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना आपको, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी वक्र अक्ष, सी समानांतर अक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो दर्पण है, यहाँ से एक रेखा है, इस भाग को क्या कहते हैं, इसे हम ध्रुव कहेंगे। यहाँ पर वक्रता केंद्र बीच में फोकस रहता है, तो जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहेंगे, जिसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। यहाँ पर बताना आपको, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए केवल वास्तविक, बी केवल काल्पनिक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी केवल सीधा। तो वह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर बताना आपको, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर r/2 होता है। तो r कितना है, त्रिज्या 40 है, 40 में 2 से भाग से देने पर क्या होगा, तो 20 आएगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रिज्म से किसी प्रकार का किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार
किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए विचलन कोण, बी अपवर्तन कोण, सी क्रांतिक कोण, डी परावर्तन कोण। तो जब प्रिज्म से किसी प्रकार के किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना आपको, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह, ये जो है यह परावर्तक सतह है, तो ये अंदर धंसा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे अवतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना होगा, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, डी प्रकाश का मुड़ना। तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? यहाँ पर बताना आपको, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी विचलन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, डी निर्गत कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। यहाँ पर बताना होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो 2 है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना आपको, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तम दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर बताना आपको, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी दोनों प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर बताना आपको, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये बराबर क्या होता है? ये बराबर r/2। यहाँ देखिए, आर त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और 2 से भाग देने में कितना आएगा? तो 25 आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? यहाँ पर बताना होगा, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी रोमर, डी स्नेल। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पर बताना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उल्टा, बी सीधा एवं बड़ा, सी उल्टा एवं बड़ा, डी सीधा एवं छोटा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा एवं छोटा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो मोटर वाहन की जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। वहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो छोटा और सीधा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बताया आपको, किस दर्पण से
वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाएगा? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर बताना आपको, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए मुख्य फोर्स तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र के परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोर्स बीच में। तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोर्स के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यहाँ पर बताना आपको, गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आधी, बी दुगुनी, सी त्रिगुनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? यहाँ पर बताना आपको, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग का होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? यहाँ पर बताना आपका, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पर बताना आपको, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी आगे। तो समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर बताना आपको, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? यहाँ पर बताना आपको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी कांच की सिल्ली। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रिज्म। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जो प्रिज्म है, जब यहाँ से प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, यहाँ से पार करती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। यहाँ पर बताना, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगे दर्पण क्या होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण क्या कहलाते हैं? तो अवतल दर्पण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? यहाँ पर बताना आपको, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण क्या होगा? यहाँ पर बताना आपको, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल तथा उत्तल।
तो किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण समतल होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हवा, बी जल, सी शीशा, डी हीरा। तो निम्न में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इस याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। इसे भी याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।